आज की कहानी जो है वो धनबाद की है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नाम जानते हो, क्योंकि बीच में मीडिया में ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी और कई ऐसी चीज़ें हुई थी इस कहानी को लेकर। सोनाली मुखर्जी, धनबाद की एक लड़की, 17 साल की उम्र, एक आम परिवार से, सपने बड़े, पढ़ने लिखने में तेज़, सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है, एनसीसी में भी कैडेट है और अपने घर वालों के हाथ बटाने के लिए एक प्राइवेट फर्म में पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही है। उसके घर के पास पड़ोस में धनबाद में 3 लड़के रहते थे और ये तीनों लड़कों अक्सर जो है वो सोनाली को छेड़ा करते थे। सोनाली का फोकस बड़ा साफ था, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना था, अपने परिवार को आगे ले जाना था और ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल करना था। लेकिन ये सारी चीज़ें एक झटके में रह गई। उसकी वजह ये थी कि जो 3 लड़के थे, इन्होंने सोनाली के साथ वो कुछ किया जो शायद सोनाली ने भी नहीं सोचा था। तपस मित्रा, संजय पासवान और ब्रह्मदेव हजरा, ये 3 लड़के सोनाली के पड़ोस में रहते थे और अक्सर सोनाली को छेड़ा करते थे। इन तीनों की नज़र में यह था कि सोनाली थोड़ा घमंडी है, वो छेड़खानी को कोई और रूप देना चाहते थे। लेकिन किसी तरह सोनाली इनको टालती रही, नज़रअंदाज करती रही और अपना काम, अपने पढ़ाई पे, अपनी जॉब पे फोकस करती रही। 22 अप्रैल 2013 गर्मी का दिन था। हमेशा की तरह गर्मी पे सोनाली और उसका परिवार छत पे सोता था। धनबाद में बिजली के वैसे ही आना जाना लगा रहता था। तो 22 अप्रैल 2003 को भी सोनाली छत पर अपनी बहन के साथ सो रही थी। उससे पहले इन लड़कों ने उसके साथ फिर छेड़खानी की कोशिश की थी और सोनाली ने कुछ जवाब दिया जिससे वो गुस्से में भी थे, बदला लेना चाहते थे। लेकिन वो बदला ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। 22 अप्रैल 2003 की रात, जब सोनाली, उम्र लगभग 17 साल होगी, 17 और 18 के बीच में, अपने छत पर सो रही थी, तभी ये तीनों लड़के छत पर आते हैं। इनमें से एक के हाथ में तेज़ाब की बोतल थी। वो सोई हुई सोनाली पर तेज़ाब की बोतल उंडेल देते हैं और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि सारा तेज़ाब उसके चेहरे पर जाए। तेज़ाब फेंक कर वो वहाँ से भागते हैं। चूँकि हड़बड़ाहट में तेज़ाब फेंकी तो बराबर में सो रही सोनाली की बहन के भी हाथ और जिस्म के कुछ अलग हिस्सों पे वो तेज़ाब गिरता है। लेकिन सोनाली पे पूरा बोतल तेज़ाब का पलट दिया गया था। वो दर्द और जलन से चीखती है। घर वाले भाग के आते हैं, आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घर के साथ साथ डॉक्टर भी देखकर सिहर उठते हैं, घबरा जाते हैं। पूरा चेहरा बिगड़ चुका था, दोनों आंखें खराब हो गई थी, नाक, नक्शा, कान। धीरे धीरे डॉक्टरों ने उसका जब इलाज करना शुरू किया तो पाया कि सोनाली के चेहरे और बदन पर उस तेज़ाब के कुल मिलाकर 22 जख्म थे। चेहरा बिगड़ चुका था, दोनों आंखें खराब हो चुकी थी लगभग। राइट कान, दाहिना कान, वो भी एक मांस का लोथड़ा बन गया था और उस कान से अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हालत इतनी ख़राब थी कि धनबाद जैसे हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन नहीं था। बाद में किसी तरह वो परिवार सोनाली को लेकर दिल्ली आता है। सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, क्योंकि सफदरजंग का बर्न वार्ड जो है वो काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। उधर इन 3 लड़कों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, अदालत ले जाती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही वो ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं। फिर मामला हाई कोर्ट जाता है। आखिर में इन तीनों को 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में फ़ैसला आने से पहले ही तीनों ज़मानत पे बाहर थे। उनमें से एक माइनर था, वो वैसे ही पहले ही छूट जाता है। 2 सज़ा काट रहे होते हैं, लेकिन सज़ा के दौरान आसानी से ज़मानत पर अपनी ज़िंदगी बाहर जैसे जीते हैं वैसे ही जी रहे थे। इधर माँ बाप की सोनाली की हालत ये थी कि बेटी के इलाज और कोर्ट कचहरी में एक एक कर सारे पैसे खर्च होते जा रहे थे। एक तो बेटी के साथ ये जुल्म और ऊपर से उसी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वही परिवार कोर्ट के धक्के खा रहा है और अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहा है। करीब 10 से 15 लाख रुपए सोनाली के इलाज और कोर्ट फीस में परिवार वालों के खर्च हो गए।
लेकिन इंसाफ नहीं मिला। 9 साल की अधिकतम सज़ा मिली, एक माइनर के नाम पे पहले ही छूट गया और ज़मानत पे ये लोग बीच बीच में वैसे ही बाहर आते रहे। इधर सोनाली की जो ज़ख्म थे 22, वो एक एक कर सर्जरी चल रही थी। इन 22 ज़ख्मों के लिए करीब 25 सर्जरी हुई, फिर भी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। पैसे कम थे, घर बिक गया, ज़मीन बिक गई, रिश्तेदारों से उधार ली, बाद में रिश्तेदार तकाजा करने लगे। सरकारों के पास मिन्नतें लेकर पहुंचा परिवार कि हमारी मदद करें, हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, एक क्राइम हुआ, और वो भी इस तरह का क्राइम। धनबाद चूँकि झारखंड में आता है, इस दौरान में स्टेट में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। पूरा परिवार, ऐसा कोई नहीं था जब हर मुख्यमंत्री के दहलीज तक न गया हो, गिड़गिड़ाया ना हो। 3 मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन बड़ा नाम, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास सोनाली का परिवार लगातार गिड़गिड़ाता रहा कि हमें एक तो इंसाफ दिलाएं, हमारी बेटी का इलाज अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारा सब कुछ बिक गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। सरकार ने भरोसा, आश्वासन तो दिया लेकिन कभी मदद नहीं की। इलाके के 3 एमएलए बदल गए, 3 मुख्यमंत्री की तरह, हर ने भरोसा दिया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से लेकर दिल्ली तमाम एमपी और जो दूसरे पार्टी के नेता थे उन तक की दहलीज पर परिवार ने जाकर गिड़गिड़ाया। सभी ने वादे तो किए, आश्वासन भी दिया, पर किसी ने मदद नहीं की। आखिर में नौबत ये आई कि 2012 आते आते करीब 9 साल के बाद सोनाली का इलाज अभी भी पूरा नहीं हुआ था। सफदरजंग अस्पताल में ज़्यादातर इलाज चल रहा था। अब परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो धनबाद और दिल्ली तक बार बार आना जाना करे, डॉक्टरों के फीस थे, दवा का खर्च उठाए, ऊपर से जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके लिए भागदौड़ करे। परिवार की इस मजबूरी को सोनाली ने भी समझा। उसे लगा, अपने आप को वो गिल्टी फील करने लगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से मेरा परिवार बिखर गया है, मेरे परिवार की आर्थिक हालत ख़राब हो गई है, पूरे परिवार की जमा पूंजी मेरे इलाज पर लग गई, चेहरा वैसे ही बिगड़ चुका है, जीना मुश्किल है, आईने में देखकर खुद ही घबरा जाती। पर धीरे धीरे जब वक्त बीता उसने उसी शक्ल के साथ जीने का हौसला नहीं छोड़ा। एक जगह एक इंटरव्यू में खुद कहा था सोनाली मुखर्जी ने कि कितनी बेरुखी, कितनी उदासी सही है मैंने, घुट घुट के जी हूँ मैं। ये लाइन थे, अचानक मुंह से निकला था। 9 साल के लंबे इम्तिहान, 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद ना अदालत से इंसाफ मिला, जो गुनहगार थे वो ज़मानत पर थे, और इधर इलाज के नाम पे सारे पैसे ख़त्म हो गए। आखिरकार 2012 में सोनाली मुखर्जी ने एक फ़ैसला किया। कल भी मैंने या किसी और भी कई बार मैंने कहा है कि कई खबरें ऐसी होती हैं जब मीडिया को उस वक्त ज़रूरत होती है या मीडिया की लोगों को ज़रूरत होती है, शायद हम उस खबर को उस वक्त नहीं करते, और जब वो फिर लाइमलाइट में या किसी और वजह से फिर सुर्खियाँ बनती हैं तो फिर सभी मीडिया उस खबर को कवर करती है। सोनाली मुखर्जी के साथ भी यही था। शायद एसिड अटैक या तेज़ाब से हमले को हम लोग उस तरीके की खबर ही नहीं मानते, हो सकता है। तो 9 साल तक किसी का ध्यान नहीं गया सोनाली मुखर्जी की तरफ। छोटे मोटे कॉलम अखबार में खबर छप गई, वो ठीक है, लेकिन 9 साल तक कभी ये दिल्ली या किसी और जगह पे इतनी बड़ी खबर नहीं थी कि हेडलाइन बने या उसके ऊपर कोई शो बने, कोई डॉक्यूमेंट्री बने। वक्त बीतता गया। 2012 में अचानक देश की मीडिया की नज़र सोनाली मुखर्जी पर तब पड़ी जब सोनाली ने बाकायदा कोर्ट में एक अर्जी लगाई और उसने कहा कि मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल नहीं रही, देख के लोग डर जाते हैं। इलाज के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं हैं, सब कुछ बिक चुका है। मुकदमे के लिए अब पैसे बचे नहीं, तो इसलिए अब अदालत का रुख करने से भी डर लगता है। तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, मैं कम से कम गैर कानूनी तरीके से नहीं मरना चाहती हूँ, मुझे कानूनन मरने की इजाज़त दी जाए, यानी कि मर्सी डेथ, इच्छा मृत्यु। बाकायदा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया और सोनाली मुखर्जी ने कोर्ट से इजाज़त मांगी कि उसे अपने आप को मारने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब वो और ज़िंदा रह नहीं सकती और सह नहीं सकती। जब इस अर्जी की खबर मीडिया तक आई, तब मीडिया का ध्यान इस खबर की तरफ गया और उसके बाद पूरे देश में सोनाली मुखर्जी का नाम आया
और सोनाली मुखर्जी की इस इच्छा मृत्यु के इस लेटर के बाद सभी को लगा कि ये कोई स्टोरी है, ये खबर है। फिर हर अखबार, हर चैनल ने इस खबर को कवर किया और यहाँ से सोनाली की ज़िंदगी थोड़ी बदली। जब मीडिया में उसकी एक एक कर कहानी सामने आई तो फिर लोग भी मदद के लिए आगे आए। सफदरजंग के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि मैं खुद सारा जो प्लास्टिक सर्जरी है वो मैं करूँगा और अपने खर्च पे करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने आगे आके मदद की और इसी दौरान सोनाली की ये कहानी केबीसी तक पहुंची। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन तक पहुंची। और फिर उन्होंने एक दिन सोनाली मुखर्जी को केबीसी में बुलाया। सोनाली का एक सपना भी था कभी। सोनाली केबीसी में पहुंचती हैं। लारा दत्ता तब वहाँ पे उस दिन गेस्ट थीं, वो लेकर आईं सोनाली मुखर्जी को और इसके बाद सोनाली मुखर्जी ने वहाँ पे केबीसी की हॉट सीट पे बैठे अमिताभ बच्चन के साथ 25 लाख रुपए जीते उन्होंने। केबीसी में जाने के बाद सोनाली की कहानी और घर घर तक पहुंची और भी फिर बहुत सारे लोगों ने मदद की के लिए पहल किया और इसके बाद अब सरकार और नेताओं को भी शर्म आई जो अब तक सिर्फ झूठे दिलासे और वादे कर रहे थे। फिर उन्होंने सोनाली की सुध आई। जो झारखंड सरकार है, इसके बाद 2014 में 12 में सोनाली ने इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दी, 12 में केबीसी में आई। उसके बाद 14 में फिर झारखंड सरकार को थोड़ी शर्म आई और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए सोनाली को एक सरकारी नौकरी का ऑफ़र किया। ग्रेड 3 क्लर्क का एक पोस्ट मिला सोनाली को और झारखंड गवर्नमेंट में वहाँ उन्होंने वो नौकरी की। लेकिन फिर दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद अब पिछले 2-3 सालों में सोनाली की ये सारी कहानियाँ पूरे देश को मालूम थी। इसी में एक शख्स सामने आया जिसका नाम था चितरंजन तिवारी। चितरंजन तिवारी भी झारखंड से था और मैकेनिकल इंजीनियर। उसने सोनाली की कहानी पढ़ी, टीवी पे देखा, केबीसी में देखा। उसे सोनाली से प्यार हो गया। उसने सोनाली से अपने प्यार का इजहार किया। 2015 में 15 अप्रैल को 15 अप्रैल 2015 चितरंजन ने सोनाली को प्रपोज़ किया शादी के लिए और 15 अप्रैल 2015 में इन दोनों ने शादी कर ली। पहली बार पिछले 12 सालों में, क्योंकि 2003 में इंसिडेंट हुआ था, सही मानों में सोनाली की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आईं और एक प्यार करने वाला पति मिला जिसने सोनाली को इस रूप के बावजूद उसके दिल से अपनाया। दोनों हंसी खुशी एक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। सोनाली दिल्ली में ही रह रही है। एक कान से सुनाई नहीं देती, आंखें और चेहरा वैसी ही है, लेकिन हौसलों में अब कोई कमी नहीं आई है। सोनाली को जो कभी जीना नहीं चाहती थी, इच्छा मृत्यु मांग रही थी, वो अब एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती है। और इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि जिन 3 लड़कों ने सोनाली की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका चेहरा उससे छीन लिया। 12 साल तक सफ़र किया और उनको 9 साल भी जेल में पूरी तरह से नहीं मिला काटने को। ज़मानत पे बाहर आए, फिर आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद भी धमकियों का सिलसिला चलता रहा और शायद यही वजह है कि धनबाद, पूरा सोनाली का परिवार जो फैमिली है, उसने धनबाद को ही छोड़ दिया, जहां उनकी बेटी के साथ हुए इस बुरे सलूक का की जो सपने और यादें थी वो उन्हें लगातार कचोटती थी। ये थी कहानी सोनाली की, धनबाद की उस लड़की की जिसे सिर्फ 17-18 साल की उम्र में एसिड अटैक के ज़रिए उसकी पूरी ज़िंदगी को एक तरह से पलट कर रख दिया गया। कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें जैसे कत्ल होता है, एक बार में एक आदमी मर जाता है। कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जो होता तो एक बार है, लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा रहता है वो हर रोज़ मरता है। फिर चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे रेप हो। रेप विक्टिम के साथ भी सेम यही होता है। अगर रेप विक्टिम ज़िंदा है तो ये मानिए कि वो हर लम्हा, हर पल जब तक जी रही है, उस खौफनाक याद और उस एक तरह से नफ़रत जो उसे जिस तरीके से नोचा खसोटा किया, उन यादों के सहारे वो जीती है। जीती क्या है? हर दिन मरती है, हर लम्हा मरती है और फिर जीती है। तो ये वैसे जुर्म हैं जो इंसान को एक बार नहीं, हर रोज़ मारते हैं। दुआ यही है कि ऐसे जुर्म हमारे समाज में, हमारे आसपास किसी के साथ ना हो, सोनाली जैसी लड़कियों के साथ ना हो।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि एसिड अटैक के मामले लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया 2014 से 18 के एनसीबी के डेटा में 1500 था, उससे पहले 1300 था। अगर एशिया की बात करें तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब औरतें हिजाब नहीं पहनती तो उनके चेहरे पे एसिड डाला गया। इंडिया में बदला लेने के लिए, और इंडिया में जो एसिड अटैक के ज़्यादातर केसेस हैं उसमें से 80% वो केसेस हैं जिनमें कोई दिल जला आशिक आमतौर पर इस तरह की हरकत करता है। अगर वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो एसिड अटैक के मामले में नंबर 1 पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केस हुए। 2014 से 18 के मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। तो ये थी कहानी एसिड अटैक और सोनाली की।